नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग अगला टॉपिक वैदिक सभ्यता का क्विज़ करेंगे। वैदिक सभ्यता, महाजनपद और जैन धर्म के बारे में, ठीक है। जो कि 4 नंबर पर वैदिक सभ्यता है लुसेंट का, 5वां टॉपिक महाजनपद का उदय है और जैन धर्म है। इतना हम लोग आज कवर करेंगे। फिर अगला टॉपिक परसों, यानी कि रोज़ आपको कम से कम समझ जाइए कि आज वीडियो मिल रहा है, कल गैप होगा, परसों मिलेगा। हर एक दिन 20 लगा के एक दिन मिलेगा। आपका टारगेट क्या है? जो भी यह वीडियो देख रहे हैं उनका टारगेट यह रहेगा कि आगे आने वाले टॉपिक मैं बता दूंगा कि यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। रोज़ के वीडियो में आगे आने वाले टॉपिक घर पर पढ़ लीजिएगा और फिर क्विज़ ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जो भी बच्चे क्विज़ में अटेंड होना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। और अगर हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो अबाउट में जाइएगा, तो वहाँ मेरा नंबर है। चलिए देखते हैं। वैदिक सभ्यता, आर्ट्स के बच्चे जो लगातार 2 बार से हार रहे हैं, इस बार भी उम्मीद है कि हार के ही जाएंगे, क्योंकि नहीं पढ़ने पर यही होगा। और देखते हैं आज क्या होता है। चलिए, वैदिक सभ्यता, आप लोग बताइए कि वैदिक काल को कितने काल में बांटा गया है? कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल का ईस्वी बताइए, कब से कब तक माना जाता है? 1000 तक। और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। वैदिक काल 2 भाग में, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अच्छा, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आके बसे थे? भारत में आए तो कहाँ पे बसे? आके सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। सब पूरा इलाका हमारा था, बाद में अलग अलग हुआ। अफ़गानिस्तान में भी आए थे और हमारे पंजाब में भी आए थे। अब बताइए कि किसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना गया है? मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य जो थे वह कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अच्छा, आर्य सभ्यता को और एक किस सभ्यता के नाम जाना जाता है? आर्य सभ्यता को ही और किस सभ्यता के नाम जाना जाता है? आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, कोई बात नहीं। आर्य को और कौन सी सभ्यता के नाम से प्रख्यात है? यह सभ्यता जो है आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य सभ्यता का और किस सभ्यता के नाम जाना जाता है? बताइए। वैदिक सभ्यता, आर्य को वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि आर्य द्वारा जो सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता थी, ठीक है। आगे बताइए। आर्य की तो ग्रामीण सभ्यता हो गया। आर्यों की भाषा क्या थी? हाँ, तो जितना यह पॉइंट मैं बोल रहा हूँ सब एक एक पॉइंट पूछ रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आर्य जो शब्द है वह भाषा समूह को इंगित करता है। आगे, आर्यों के प्रशासनिक इकाई, आजा, आर्यों की प्रशासनिक इकाई अगर आरोही क्रम में सजाना हो, ठीक है, आरोही क्रम में सजाना हो तो आप आरोही क्रम में 5 का नाम बताइए। कुल, फिर ग्राम, फिर वीस, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र, ठीक है। अब सभी 5 के आप अगर इसके मुखिया के बारे में किया जाए, कुल के मुखिया, ग्राम के मुखिया, प्रधान, उसके बारे में बताइए कि कुल के मुखिया को क्या कहा जाता है? 5 हम पूछेंगे। कुल के मुखिया को, गलत आंसर। कुल के मुखिया को क्या कहेंगे? कुल का कुलप, कुल पर नहीं, कुलप, उच्चारण शुद्ध कुलप होगा। चलिए, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते हैं। और कुल का अन्य नाम क्या था? कुल का अन्य नाम, कुल को और किस नाम से जाना जाता था? बताइए। वो तो प्रधान, पितृ प्रधान था, कोई दिक्कत नहीं है। कुल को और किस नाम से जाना जाता है? ग्राम अलग हो गया, कुलप तो उसके मुखिया हो गए। हाँ, परिवार। कुल के प्रधान को परिवार कहा जाता है। बताओ तनी। क्वेश्चन दोनों तरफ से हम जब पूछेंगे तो ये ज़रूर बताएंगे कौन सा डिसाइडर पॉइंट है, वो हम पे छोड़ दीजिए आप लोग। अगर कोई भी बीच में अगर इंटरफेयर कर रहा है तो वो क्विज से बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सभी को बराबर मौका। जैसे अगर हम चाहते तो अभी इधर नंबर दे देते,
तो हम बराबर मौका दे रहे हैं, इसीलिए आप हम पे छोड़ दीजिए। अगर इतना विश्वास है कि हम बराबर सबको ये नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, तो आराम से देखते रहिए आप लोग। कोई बीच में ये नहीं बोलेगा कि यह टीम जैसे बोल रही है कि ये लोग टाइम हो गया, आप लोग कुछ भी मत बोलिए, हम पर छोड़िए, चुपचाप आप लोग खेलिए, क्विज को बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। अब देखिए विश्व के प्रधान को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। ये पूछने वाला क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन पूछने के बाद दोबारा कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो गड़बड़ी। यह नंबर हमको देना चाहिए था, लेकिन एक क्वेश्चन पूछने के बाद अगर दोबारा कोई क्वेश्चन पूछेंगे यानी कि वह एक्स्ट्रा हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग का होगा। बताइए विश्व का प्रधान कौन होता है? जन के शासक को क्या कहते हैं? राजन। अब बताइए कि राजाधिकारियों में प्रमुख कौन थे? पुरोहित और सेनानी। अच्छा, एक रूढ़िवादी ऋषि का नाम बताइए। रूढ़िवादी जो पुरोहित थे। बताइए, आप लोग बताइए। वशिष्ठ। अगर लड़की लोग को याद है तो लड़की लोग बोल सकती है, आप लोग को याद है तो आप लोग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उदार पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। यानी वशिष्ठ रूढ़िवादी पुरोहित थे। पुरोहित मतलब किसी का समझिए कि जैसे हम लोग पंडित जी बोलते हैं, तो वो पुरोहित हो गया। ठीक है। अब बताइएगा कि रत्नी की पूछना है, रत्नी की संख्या कितनी हुआ करती थी राजा सहित? 12। और ये बताइएगा कि रत्नी में कुछ अधिकारियों के नाम बताइए। 3 अधिकारी कम से कम बताना है आप लोगों को। बताइए। दत्कार, कम्मादी, तीनों। बहुत बढ़िया। ये आप लोग बताइएगा कि पूरब किसे कहा जाता है? पूरब किसे कहा जाता है? दुर्गपति को। यानी कि दुर्ग को जो संभालने वाला होता था मालिक, वह पूरब कहलाता था। अब बताइए कि जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर क्या क्या कहलाता था? देखने वाला अश्पस। अच्छा, गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी। आप लोग के पास फुल टाइम है, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं खुद बोलूंगा कि अब टाइम अंत। वाजपति। मुझे अगर लगेगा कि अब टाइम अंत हो रहा है तो मैं खुद बोल दूंगा। बताइए आगे अगला क्वेश्चन। अपराधी को पकड़ने का काम कौन करता था? उग्र। अच्छा, ऋग्वेद में क्या किसी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख है? न्याय मतलब क्या होता है? जो फैसला करने वाला है। आगे बताइएगा कि राजा को सलाह देने वाली संस्था का नाम बताइए। कौन कौन सी थी? अच्छा, सभा और समिति जो संस्था थी वह किस वेद में उसका उल्लेख है कि प्रजापति की 2 शाखा होती थी, प्रजापति की 2 पुत्री? किस वेद में? पीछे का क्वेश्चन मैंने पूछा है लेकिन मान्य होगा। चलिए आप लोग बताइए। अथर्ववेद में। बहुत बढ़िया, अथर्ववेद में। तो बीच में अगर ऐसा लगेगा कि ये यानी कि प्रजापति की पुत्री। आगे देखिए, क्योंकि यह क्विज का मेन मकसद है रिवीजन करना और रिवीजन करके अपना जीके को और मजबूत बनाना। तो जो भी पॉइंट लगेगा मैं पूछूंगा। अब आगे बताइएगा कि सभा जो थी, किससे पूछना है अब? सभा जो थी वह कैसी लोगों की एक बैठक होती थी? श्रेष्ठ लोगों की बैठक होती थी। और समिति सामान्य लोगों की समिति होती। ठीक है, सामान्य लोग वहाँ पे बैठे थे, उसे हम समिति बोलते थे। आगे पूछना है आप लोग को। हाँ, और इन दोनों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? किसान। अब तो सभा और समिति में क्या स्त्री भाग ले सकती थी कि नहीं? सभा और समिति में भाग ले सकती थी। पुराण का पाठ नहीं कर सकती थी वो लोग। पुराण बस सुन सकते, शूद्र और स्त्री पुराण का पाठ नहीं कर सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन सभा और समिति में स्त्री बैठ सकती थी। आगे बताइएगा कि युद्ध का कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। अच्छा, युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गायों का खोज।
अब बताइएगा कि दशहरा की युद्ध का किस मंडल में? सातवें मंडल में। सातवें मंडल में दशहरा की युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में किसकी चर्चा की? तो कौन जीता था उसमें? सुदास। चलिए आगे, उपनिषदों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 5 और वेदांत की संख्या 6। अब बताइएगा कि पुरुषोक्त का वर्णन किस वेद में, किस वेद के मंडल में है? किस वेद के मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है। आर्यों का समाज कौन सा प्रधान है? मातृ प्रधान या पितृ प्रधान? समझाने के लिए बोला गया है, आप समझ नहीं पाएंगे आर्यों का सत्ता क्या आता है। पितृ प्रधान। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल। जिसका मुखिया कौन होता था? कुल का पिता। कुल परिवार को बोलते थे, उसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल अब कहा जाता था। यानी पहले ही बोला कि पिता प्रधान वो था, अब पितृ प्रधान था, यानी कि उसका मुखिया पिता ही रहेगा। जैसे हम लोग के घर में होता है, प्रधान कौन होता है? पिता। अधिकतर यही होता है। आगे देखिए, स्त्रियां इस काल में, यानी कि वैदिक काल की बात हो रही है, अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी कि नहीं? आपको याद होगा कि जब रामचंद्र जी जब यज्ञ कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ था कि सीता जी को भेज दिया गया था, सीता जी को। और सीता जी जब चली गई थी और बात होने लगा कि यज्ञ करेंगे तो उनका दूसरी शादी के बाद सब लोग सलाह देने लगे। तो उस समय क्या हुआ था कि राम जी ने सीता जी की प्रतिमा बनाई थी, क्योंकि जब यज्ञ होता था तो यह जरूरी था कि पति और पत्नी साथ में बैठे। तो यानी कि उस समय भी, आर्य के समय में ऐसा होता था कि यज्ञ में पति के साथ पत्नी भाग लेती थी। समझ में आ गया? आगे अब बताइएगा कि बाल विवाह और प्रदा प्रथा का जो प्रचलन था, इसमें था कि नहीं था? कौन सा था, कौन सा था? बाल विवाह और प्रदा प्रथा। बाल विवाह और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अच्छा, आप लोग बताइए, बाल विवाह और प्रदा प्रथा का प्रचलन था कि नहीं था? नहीं, यानी कि दोनों नहीं था। बाल विवाह भी नहीं होता था, इसका मतलब बड़े पर शादी होता था, छोटे छोटे बच्चों को शादी नहीं होता था। और पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा मतलब स्त्रियों को पर्दा के पीछे रहना, अपना चेहरा को नहीं दिखाना, वैसा प्रथा नहीं था। अच्छा, कोई अगर विधवा हो जाती थी तो अपने पति के भाई यानी देवर से शादी हो सकता था कि नहीं? उस समय जैसा प्रचलन था। ये बताइए कि उस समय स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी कि नहीं? कुछ विदुषी का नाम बता दीजिए आप लोग। लोपामुद्रा, सिकता, आपला, घोषा, ठीक है, विश्वास, ठीक है, ये सब विदुषी थी। विदुषी मतलब विद्वान का स्त्रीलिंग होता है, यानी कि स्त्री में कोई विद्वान है उसे विदुषी कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन थी? आपला, घोषा, विश्वास, लोपामुद्रा, सिकता, यह सब जो थी स्त्रियां थी, विद्वान थी, विदुषी थी। आगे वर्ड देखिए, आगे देखिए, और गार्गी भी एक स्त्री ही थी जिसने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। यह किस उपनिषद में वर्णन है? गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, किस उपनिषद में वर्णन है? गार्गी ने इसको चुनौती दी थी, बताइएगा। बताइए बताइए बताइए। आप लोग याद रखिएगा अगर याद है तो। किस उपनिषद में इसका वर्णन है? गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, तो किस उपनिषद में इसको लिखा गया है? आप लोग बताइए। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। चलिए, दोनों बराबर हो गया। एक एक्स्ट्रा आप लोग से भी पूछा गया था, एक एक्स्ट्रा आप लोग से भी पूछा गया। चलिए आप लोग बताइए
कि अगर जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थी उन्हें क्या कहा जाता था? अमाजू। अमाजू कहा जाता था, जो जीवन भर शादी नहीं करती थी, अमाजू। अच्छा, जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग को पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता था? उपाध्याय। जो पढ़ाता था खर्चा चलाने के लिए, जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं अभी खर्चा चलाने के लिए, वैसे ही जो पढ़ाता था खर्चा चलाने के लिए उसे क्या कहा जाता था? उपाध्याय। अच्छा, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्य क्या पीते थे? मुख्य पदार्थ सोमरस। सोमरस किससे बनाया जाता था? वनस्पति से, यानी पेड़ पौधा से प्राप्त पदार्थ से। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। उन वस्त्र का नाम बताइए। उष्णीष, वास, अधिवास और उष्णीष। ठीक है। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? रथदौड़, हाँ, विरुद्ध क्रीड़ा, घुड़दौड़, यह सब था। ठीक है। आर्यों का मनोरंजन था। कल आप लोगों से क्या पूछा गया था पिछले क्यूज में? पिछले क्यूज में जो मनोरंजन का साधन आप लोगों ने गलत किया था, सिंधु सभ्यता में। तो यह आर्य सभ्यता का था, सिंधु सभ्यता अलग है। और आप लोगों के समक्ष कल जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एक क्वेश्चन आया था कि आर्य सभ्यता से, या पूछा, नंबर के लिए नहीं पूछा जा रहा है, आर्य सभ्यता से सिंधु सभ्यता को अलग रखा गया, यानी पहले रखा गया है। क्यों? किसकी वजह के कारण? मुहर की वजह से, हड़प्पाई मुहर। कल बीपीएससी के क्वेश्चन में आया था, तब मुहर की वजह से अलग रखा हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, यह बताइए कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को, जो कि साइंस वाले बच्चे भी जानते होंगे। गाय को क्या शब्द से उच्चारा जाता था? गाय को क्या कहा जाता था? गाय के लिए क्या शब्द प्रयुक्त है? अधन्या। अधन्या का मतलब, हाँ, न मारे जाने योग्य पशु, मतलब गाय को नहीं मारा जाना है। अगर गाय को कोई मार देता था तो बच्चे उसके लिए मौत हो जाती, देश निकाला। ठीक है। आगे यह बताइए कि आर्यों का मुख्य पशु कौन था? और आर्यों का, आर्यों द्वारा सबसे पहली खोजी गई धातु कौन थी? लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। अब बताइएगा लोहा का नाम क्या? मयस्क। और तांबा का नाम क्या है? तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था और लोहा को ज्ञात अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान कितना ईसा पूर्व पहले प्राप्त हुआ? कब? कौन सदी में? कौन ईसा पूर्व की सदी में? बताइएगा। आठवीं। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को कहा क्या होता? कौड़ी। कौड़ी कहा जाता है। ठीक है। आप लोग को पता है कि उस समय लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है। कोई भी लेन देन की वस्तु विनिमय आप लोग आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे आपको अगर चावल देना है तो चावल आपके पास है, और इनसे चीनी लेना है तो आप चीनी लीजिए, बदले में चावल दे दीजिए। तो वस्तु को अदला बदली कर करके अपना कार्य चलाया जाता था। फिर आगे ऋण देकर, किससे पूछना आगे पूछना? ऋण देकर ब्याज देने वाले, ऋण देकर अब ब्याज लेने वाले तो क्या कहा जाता है? वेक नॉट। ठीक है। वेक नॉट, सूदखोर जिसे आज कहा जाता है। आज अब बताइए तो मनुष्य और देवता के मध्यस्थ कराने वाले देवता का नाम? अग्नि। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी में सबसे पवित्र नदी? सरस्वती। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। और यमुना का 3 बार। और बताइएगा सिंधु का कितने बार उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार। तो सिंधु नदी अगर पूछेगा ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का। ठीक है। ऋग्वेदिक काली में आपको पता है कि प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। तो उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता कौन हो गया? प्रजापति। यानी इंद्र के जगह पे कौन आ गया? अब प्रजापति आ गए। अब बताइएगा विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ है? विष्णु के 3 पगों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में
राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ होता था, फिर उनका राज्याभिषेक किया जाता था। अब बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल में, पहले ऋग वैदिक काल में वर्ण जो था व्यवसाय के आधार पर चलता था। वर्ण मतलब जाति, जो भी, तो जो भी जाति का बंटवारा होता था वह व्यवसाय के आधार पर, यानी काम के आधार पर। अगर कोई लकड़ी काट रहा है तो उससे बढ़ई कह दिया गया, लोहा का काम कर रहा है लोहार कह दिया गया, ऐसे व्यवसाय के आधार पर, ठीक है। जो चमड़ा का काम कर रहा था उसे चमार कह दिया गया। लेकिन जब आर्य की सभ्यता आई उत्तर वैदिक कालीन में, उत्तर वैदिक कालीन, तो उत्तर वैदिक कालीन में जो वर्ण की बंटवारा था किस आधार पर होने लगा? जन्म के आधार पे। पहले होता था व्यवसाय के आधार पे, अब होने लगा जन्म के आधार पे। ये बताइएगा कि युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कौन था? ऋग वैदिक कालीन में, ऋग वैदिक कालीन देवता ये सब थे। तो युद्ध का नेता और वर्षा का देवता इंद्र। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ कराने वाले अग्नि। पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन का परिवर्तन करने वाले देवता कौन थे? वरुण। यानी कहने का मतलब है कि वरुण जो देवता थे वह पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे, दिन और रात परिवर्तन करने वाले थे, यह सब के बारे में थे। समझ में आ गया? सत्य के प्रतीक थे। यह सब पूछेगा समुद्र के देवता, यह सब कौन थे? वरुण। बट आकाश का देवता कौन था? ध्यव। सबसे प्राचीन देवता कौन है? हाँ, ध्यव। सबसे प्राचीन देवता ध्यव को माना जाता है। वनस्पति देवता सोम। प्रगति और उत्थान का देवता उषा। वनस्पति को हरने वाले देवता विपत्ति को, वनस्पति बोलते, विपत्ति को हरने वाले देवता विपत्ति को हरने वाले देवता का नाम बताइए। अश्विन। लड़कियों को इंपॉर्टेंट दीजिए, आप लोग से ज्यादा याद है। पशुओं का देवता पशुओं का देवता कौन है? तो ये जो भी टूटा फूटा वर्ड चलेगा। पूषण, ठीक है, पूषण। विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता कौन थे? और आंधी तूफान का देवता मरु। चलिए ये बताइए, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? हल को क्या कहा जाता था? सीरा। और हल रेखा को सीता। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयां थी। मुद्रा की इकाइयों का नाम बताइए। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयों का नाम बताइए। निष्क और शतमान। हाँ, लड़की की वजह से आप लोग का इज्जत बच जा रहा है आज। नहीं याद है आप लोगों को? निष्क और शतमान। अच्छा, उत्तर वैदिक कालीन में आपको पता है कि सिक्कों के चलने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आगे बताइए, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन, ठीक है। इसके अनुसार कितने तत्व है? सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? बताइए मूल तत्व। 25। बहुत बढ़िया। मूल तत्व की संख्या 25, ठीक है। सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या कितनी थी? 25 अनुसार। आप इनमें पहला तत्व कौन था? प्रकृति, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद की संज्ञा किससे की गई है? तुलना। हाँ, यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना, किसकी तुलना? यज्ञ। जो यज्ञ है उसकी तुलना फूटी नाव से की गई है। तो पूछा गया कि यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किस उपनिषद ने? मुंडको उपनिषद। अच्छा चलिए बताइए आगे।
अच्छा बताइएगा, ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए, ठीक है, किसने व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की? उनका नाम बताइए। एक आदमी ने यज्ञ वेदी बनाने के लिए व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की, तो उनका नाम बताइए, वह कौन से व्यक्ति थे? आपस्तंभ। चलिए, ऋग गायत्री मंत्र जो है किस देवता से संबंधित है? सावित्री, जिसका संबंध ऋग्वेद से, ठीक है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लोग को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। गायत्री मंत्र की रचना किस मंडल में की गई है? तीसरे मंडल में। सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो 1 मार्क्स भारी पड़ जाएगा। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरुआत की? श्राद्ध की प्रथा किसने शुरू की? जिसने शुरुआत की उनका नाम बताना है। उनके बाबूजी का नाम, बाबा का नाम आप बताइए, अलग बात है, लेकिन जिसने शुरुआत की उसका नाम जरूर बताना है। इसी ने शुरुआत की, पहला आंसर वही होना चाहिए। दूसरा नाम उनके किसी का नाम होना चाहिए, उनके बेटे का नाम, किसी का नाम, दूसरा नाम होना चाहिए। श्राद्ध की प्रथा किसने शुरू की? एक ही नाम बताना है, ये मत बोलिए कि इसके पुत्र, पिता, पुत्र नहीं, किसने शुरू की उनका नाम बताना है। किसने शुरू की? 1 मिनट पीछे से चल जाए, पीछा से। बताइए ना, ऑप्शन नहीं मिला। श्राद्ध की प्रथा किसने शुरू की? आप लोगों का टाइम अब अंत होगा, 10 काउंट कीजिए आप लोग। आप बताइए, टाइम बहुत हो रहा है, बताइए जल्दी। चलिए, आप लोगों को नहीं हो रहा है, गलत आंसर। बताइए, निमी। बहुत बढ़िया। श्राद्ध की शुरुआत, श्राद्ध की प्रथा का शुरुआत निमी। अच्छा, निमी के पिता का नाम आप लोग बता दीजिए। बताइए निमी के पिता का नाम बताइए, बताइए, बताइए। श्राद्ध की प्रथा जिसने शुरू की थी उसके पिता का नाम बताइए। अब जिस पे आएगा, निमी इनसे पूछा गया, फिर अब आप लोग से पूछना है तो आप ही लोग से पूछा जाएगा। हम क्वेश्चन छोड़ तो सकते नहीं। चुप रहिए आप लोग, आंसर बता मत दीजिए। अगर लड़की लोग को याद है तो बोल सकती है। बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। लड़की लोग को नहीं याद है, आप लोग बताइए। गरिष्ठी कहाँ से आ गई शब्द? चलिए आप लोग बताइए। दत्ताश्रेय। दत्ताश्रेय। चलिए, दत्ताश्रेय ऋषि के बेटे निमि थे और इसी निमि ने शुरुआत की थी श्राद्ध प्रथा की। और निमि के पिता का नाम क्या था? दत्ताश्रेय। चलिए आगे बताइए। उत्तर अब किससे पूछना है? इनसे। उत्तर इन्होंने बताया अभी। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? कौशाम्बी। बताइए कि महाकाव्य कितने हैं? 2। कौन कौन से? अच्छा, महाकाव्य में महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? पुराना नाम जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और बताइए कि गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ का नाम बताइए। मौलिक ग्रंथ का नाम बताना है वेदांत दर्शन के। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ का नाम बताइए आप लोग।
वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ का नाम बताइए। बताइए बताइए। बताइए वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ का नाम बताइए। चलिए आप लोग को नहीं याद है, चलिए आप लोग बताइए। ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र जो है था इनका आज लड़की लोग का एंट्री हुआ है, कोई बात नहीं, नक्षत्र भी पड़ेला। देखो ब्रह्मसूत्र की रचना केकरा से पूछेगा बाब? तू तो बताइए कैला। ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की थी? आप बताइएगा आप लोग जरूर। ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की थी? ब्रह्मसूत्र की रचना गुलशन से ना है तो पढ़ले बनी हमें जे हम पढ़ले बनी हम तू रहा ना रहा तो कोनो बात नहीं है। बताओ लोग वेदांत दर्शन के रचना थू ब्रह्मसूत्र की रचना के कहले बा? ऑप्शन मिलता है मैंने व्यक्ति के तरह का ऑप्शन मिलता है नो। ब्रह्मसूत्र के बताइए। चलिए याद नहीं है आप लोग को? नहीं याद है? आप लोग बताइए। बादरायण। चलिए अब बताना है आप लोग को, जल्दी जल्दी बताइएगा। पूर्व दिशा के में राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट। पश्चिम दिशा में राजा को क्या कहा जाता था? स्वराष्ट्र। उत्तर दिशा में राजा को विराट। मध्य में राजा को, दक्षिण में राजा को भोज कहा जाता था। ठीक है, ये बताइएगा कि चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग के प्रवर्तक सांख्य के प्रवर्तक न्याय के प्रवर्तक गौतम। न्याय के प्रवर्तक गौतम है। अब बताइएगा पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण। बादरायण बोलो हम लोग नो। वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद। चलिए अब बताना है क्रुभ का आधुनिक नाम क्या है? क्रुभ शब्द नदी है, जो भी अभी पूछ रहे हैं उत्तर वैदिक काल की नदी है अब जो पूछ रहे हैं। तो क्रुभ का प्राचीन नाम था, अब क्या नाम है क्रुभ का? क्या बताया उन्होंने? काबुल। काबुल बताया उन्होंने। रोहित ने काबुल पहले बोल दिया है। पूछिए पूछिए आप रोहित से पूछिए, पहले रोहित से पूछिए इन्होंने काबुल बोला कि नहीं, पूछिए पहले। क्रुभ का बताइए आधुनिक नाम। क्रुभ का आधुनिक नाम बताइए आप लोग। क्रुभ का कुर्रम। चलिए एक पॉइंट आप लोग सोच समझ के बोलिए, नियम होता है। कुभा का प्राचीन नाम, आधुनिक नाम मतलब काबुल। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। चिनाब का प्राचीन नाम अश्विनी कुमार। ठीक है। रावी का पुराना नाम? रावी का पुराना नाम बताइए। परुषणी। बहुत अच्छा। सतुद्री और सतलज में बताइए कौन सा पुराना नाम है, कौन सा आधुनिक नाम है? हाँ आधुनिक नाम। चलिए अब बताइए व्यास और विपाशा में कौन पुराना नाम है, कौन आधुनिक नाम है? विपाशा पुराना नाम। हाँ आप लोग कहीं से भी ये मत सोचिए कि हम घुमाएंगे नहीं, कहीं से पूछ सकते हैं हम। गंडक का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम प्राचीन नाम सदानीरा। बहुत बढ़िया। अब बताइए दृश्य धत्ती का पुराना नाम क्या है? आधुनिक नाम? घग्गर।
उल्टा पूछना चाहिए था, ये गलती हो गई। गोमती का आधुनिक नाम क्या है? क्या? गोमल। हाँ सही बोलिए। सुवस्तु का आधुनिक नाम? स्वात। तो इस प्रकार आप लोग का खत्म हुआ वैदिक सभ्यता। अब देखते हैं कि अभी थोड़ा माइक खराबी की वजह से ये क्विज यहीं पे बंद किया जाता है। ये अगला पार्ट में मिलेगा ये महाजनपद और जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो अभी इस क्विज में जो 11th के बच्चे हैं उन्होंने 3 3 6 3 9 पॉइंट लाया और कंपटीशन के बच्चे ने 1 पॉइंट लाया है मात्र। बहुत शानदार प्रदर्शन, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। उम्मीद है कि देखते हैं। सबसे बड़ा बात होगा कि 3 अभी तक क्विज हुआ और 3 क्विज में से 2 क्विज जीते हैं कंपटीशन वाले ने और 1 जीता है अभी 11th वाले ने। अभी और 2 बाकी है, लगातार हम 5-5 सीरीज लेके चलेंगे। देखेंगे 5 में से विनर कौन होता है, असली विनर उसी को माना जाएगा। अभी 3 में से 2 जीत चुके हैं कंपटीशन वाले, 1 जीते हैं और अगर आप लोग 2 जीतेंगे लगातार तब 5 में से सीरीज आप लोग जीतेंगे, नहीं तो 1 भी आप जीतेंगे तो सीरीज आप जीत जाएंगे। इसका मैन ऑफ द मैच तो इसमें 11th क्लास जो होता है अभी जीत चुका है और फिर अगला पार्ट में देखते हैं कौन विजयी होता है। चलिए धन्यवाद।